जय हिंद साथियों। तो आज आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ टीए आर्मी के क्लास में। और आज का जो पेपर है बहुत ही शानदार पेपर रहने वाला है। आप इस क्लास को लगाएंगे तो आप जान पाएंगे कि मैं कितना सच्चाई कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लाया है ना, ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। इसीलिए एक एक क्वेश्चन इसका ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में आप फुल टेस्ट लगाने के लिए हमारा वीरपथ का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से जाकर आप टीए आर्मी का अभी जाकर टेस्ट लगाइए। तो इस क्लास में आप देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रखे हैं, और सारे आपके एग्ज़ाम के लेवल में रहने वाला है। यानी कि इससे लेवल आपका टफ नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो इसका तो पहले इसका आंसर जान लीजिए आपका आंसर क्या है। और इसके बाद आंसर के बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, उस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, क्योंकि आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोई गारंटी नहीं है। और इससे बनने वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ना, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए सहारा रेगिस्तान के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए आप। सहारा रेगिस्तान जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन ये गर्म रेगिस्तान है। क्या है? गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान आएगा। लेकिन अगर बोलेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले नंबर पर जो रेगिस्तान आपका आएगा वो आ जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये आपका हो जाएगा आर्कटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर जो आपका हो जाता है ये आपका सहारा रेगिस्तान हो जाता है। लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्म रेगिस्तान क्या है, ये गर्म रेगिस्तान है, ये आपका ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ये भी आपका ठंडा रेगिस्तान है। तो सभी पॉइंट को इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा तीनों रेगिस्तान के बारे में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा आपका? तो अंटार्कटिका रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है। अगर यही बात मैं क्वेश्चन कह दूं कि इंडिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा थार हो जाएगा। थार रेगिस्तान इंडिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। साथ साथ में अगर इस चैनल पर पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में कि हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। यानी कि आपका जो हॉर्निबल त्यौहार है, हॉर्निबल फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर ये हॉर्निबल त्यौहार जो है ना, ये एक पक्षी का नाम पर रखा गया था। उस पक्षी का नाम क्या था? ये हॉर्निबल पक्षी का नाम भी क्या था? हॉर्निबल पक्षी नाम था। ठीक है ना, इसके नाम पर रखा गया है। और आप एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कब मनाया जाता है, यानी कि साल के किस समय पर ये मनाया जाता है। देखिए तो हॉर्निबल फेस्टिवल जो होता है ना, ये साल के दिसंबर महीने में मनाया जाता है, और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि दिसंबर का जब स्टार्ट होता है ना, तो हर साल उसके पहले वीक में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। और एक पॉइंट मैं और आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप आर्मी के किसी भी ट्रेड से है ना, आपको सभी एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चन आपको काम आने वाला है। इसीलिए आप टीए आर्मी के लिए तो स्पेशल है ही, और भी जो आपके दोस्त हैं ना, उन दोस्तों को भी ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो दांडी यात्रा जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? तो पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर दिया गया आपका 1930 दिया गया है। अब 1930 में कब हुआ था? ये आपका हुआ था 12 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और ये ख़त्म कब हुआ था? ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये 1930 को। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये दांडी यात्रा जो है ना, दांडी यात्रा को ही क्या कहा जाता था? ये आपका नमक सत्याग्रह। क्या है? नमक सत्याग्रह। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, नमक सत्याग्रह।
आंदोलन, ठीक है ना ये। और ये एक पॉइंट इसमें और नोट करने वाली बात इसमें ये है कि ये दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था। देखिए दांडी यात्रा जो आपका स्टार्ट हुआ था ना, ये आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ तक चला था, ये चला था आपका दांडी तक चला था। कहाँ तक, तो दांडी तक चला था, ठीक है ना। और ये साबरमती आश्रम कहाँ पर है और दांडी कहाँ पर है, तो दोनों कहाँ पर है, दोनों आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो सभी पॉइंट इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है। पहले तो ये जान लीजिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, क्वेश्चन का मतलब समझे नहीं होंगे, तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए विधायी निकाय मतलब क्या होता है, विधायी निकाय मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था। कौन सा संस्था, तो कानून बनाने वाली संस्था कौन सा है भारत का जो सबसे सर्वोच्च है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पार्लियामेंट, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब इसमें जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ना, उस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा। देखिए संसद के बारे में जो क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे आपको पार्लियामेंट में से, विधि कानून यानी कि आपके पॉलिटी से क्वेश्चन इसमें आएंगे। देखिए संसद के आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में जो आपका कानून बनाने वाली संस्था है, पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, भारत में जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, ठीक है ना। और अमेरिका में क्या कहा जाता है, संसद को क्या कहा जाता है अमेरिका में क्या कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और संसद के 3 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके ये आएंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग में कौन कौन सा होता है ये जो जान लीजिए। तो 3 अंग में जो पहला अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और दूसरे अंग में जो होता है आपका ये होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। और तीसरे अंग में क्या होता है, लोकसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा होता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में जान लीजिए कि आपका ये पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में संसद को कौन सी अनुच्छेद में रखा गया है, ये भी आप एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। संसद जो है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी कि 79 में आपके अनुच्छेद में है, ये आपका संसद की चर्चा किया गया है। और राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ किया गया है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो उसमें जो राष्ट्रपति का शक्ति है और भी जो कैसे उसका किया जाएगा, बनाया जाएगा राष्ट्रपति, सारा जो है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये राष्ट्रपति जो है ना ये अनुच्छेद, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में बताया गया है, 52 से 62 तक में बताया गया है। और राज्यसभा जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा क्या है आपका 81 में अनुच्छेद में है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि राज्यसभा में सीट कितना होता है। राज्यसभा में सीट जो होता है ना अभी जो है 245 सीट है, ठीक है। और लोकसभा में कितने सीट हैं, लोकसभा में अभी 543 सीट है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कि 245 क्यों है, कहीं कहीं पर आपको 250 मिलेगा, 250 तो है लेकिन 5 कम कर दिया गया है, क्योंकि ये अभी जो इंडिया का हमारा जो पार्ट है जिसे पीओके कहते हैं उसके लिए 5 छोड़ दिया गया है। इसलिए आप एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो अभी जो है करंट में 245 आपका है राज्यसभा में सीट है और 543 जो है ये लोकसभा में सीट है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी मेरा क्लास देखिएगा ना तो आप लोग पेन पेपर ज़रूर लेकर आइएगा। एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आप लोगों से मैं इतना चाहता हूँ कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पर भेजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मणिकर्णिका किसका मूल नाम था। तो मणिकर्णिका जो था ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था, मणिकर्णिका था। क्या नाम था, मणिकर्णिका था।
और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था। तो बचपन में उसे मन्नू के नाम से बुलाया जाता था। और ये झांसी की रानी जो है ना, ये एक जो युद्ध आपका हुआ था, क्रांति जो हुआ था, जिसे कहते हैं आप लोग 1857 की क्रांति कहते हैं, 1857 की क्रांति, उसमें भाग लिए थे, उसी के समय की बात है। उसी में ये कुछ समय के बाद आपका उनको वीरगति को प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जब 1857 की क्रांति हुआ था तो 1857 के क्रांति को ही क्या कहा जाता है, 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह बोलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या नोट कर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के ही बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसमें भी मैं कई सारा पॉइंट बताऊंगा। तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होता है जो आपको पता है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि ये कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। आप एग्जाम में आता है कि यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है इंडिया में, तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पर है? तो अमृतसर जो कहाँ पर है अभी है पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में अमृतसर है। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड एक पॉइंट और है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सर की उपाधि दिया गया था। क्या दिया था? तो सर की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपना सर की उपाधि को उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किसने दिया था। तो आप जान सकते हैं कि सर की उपाधि किसने दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। और ये उपाधि उसने वापस कर दिया। तो कब वापस कर दिया? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तब उन्होंने अपना सर की उपाधि त्याग दिया, वापस कर दिया, ठीक है। सारे पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में जो अशोक सिंह का जो स्तंभ दिया गया है वो कहाँ पर अभी है। तो ये जो है आपका सारनाथ में है। कहाँ पर है? तो सारनाथ में है। अब सारनाथ के बारे में एक दो पॉइंट और भी जान लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सारनाथ जो है ना अभी कहाँ पर है। तो सारनाथ जो है ना अभी क्या है, तो वाराणसी के पास है। कहाँ पर है? तो वाराणसी के पास है, ठीक है ना। अब ये सारनाथ वही सारनाथ है जहाँ पर कौन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर नोट कर लीजिए, सारनाथ गौतम बुद्ध ने, गौतम, यहाँ मैं आप इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। और इस स्तंभ में, अशोक का जो सिंह स्तंभ है ना, इसमें 4 शेर है और आपको 3 शेर देखने के लिए मिलता है, एक दाएं से, एक बाएं से, एक सामने में और एक पीछे की तरफ है शेर, ठीक है ना। और ये चारों शेर एक दूसरे से पीछे हटाए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा पॉइंट बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया आपका चाणक्य दिया गया है, जो कि आपका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर चाणक्य जो है ना, गौतम, माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य के और 2 नाम है, ठीक है। चाणक्य के कौन से 2 नाम है? एक तो आपका है कौटिल्य जो सुनते हैं आप लोग, तो ठीक है, ये चाणक्य को ही कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है इसको विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त
नाम और कौटिल्य जो है ना, ये चाणक्य को ही कहा जाता है। अब एक पॉइंट और है इसमें कि इनके द्वारा एक लिखा गया पुस्तक कौन सा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया है उनका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। अजंता की गुफाएं जो है ना, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, अपना आंसर को चेक कर लीजिएगा। अजंता की गुफाएं जो है ना, ये आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ये आपका अजंता की गुफाएं हैं। अब अजंता की गुफाएं जो है ना, कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना इसमें, कि अजंता की गुफाएं को जो यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भी शामिल किया गया है। तो ये कब किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अजंता की गुफाएं जो है ना, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसको विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। और इनको शामिल कब किया गया है, तो ये 1983 में इनको शामिल किया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ये कौन से धर्म से संबंध रखता है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। क्या है? बौद्ध धर्म से चित्रकारी जो है और मूर्तिकला जो है यहाँ पर इनमें देखने के लिए आपको मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बाणभट्ट हो जाएगा। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था, ये बाणभट्ट था। ठीक है ना। अब बाणभट्ट के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए, जैसे कि मैं सब क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और बाणभट्ट ने दो पुस्तक जो है आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि हर्षचरित पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कादम्बरी पूछा जाता है, कादम्बरी। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा समझ लीजिएगा मैं जैसे बोल रहा हूँ। कादम्बरी और हर्षचरित, और ये दोनों पुस्तक जो है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है। क्या है? ये संस्कृत में लिखा गया है। और हर्षचरित में क्या है, हर्षवर्धन के बारे में है। और कादम्बरी एक प्रेम कथा है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ये आपका किताब है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग जो है ना, ये योजना आयोग के बदले में आया था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया है। और कब लाया गया है, तो ये लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग का स्थापना हुआ है। अब यहाँ पर नीति आयोग में जो आप नीति देख रहे हैं ना, नीति का कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ यहाँ पर, फुल फॉर्म भी समझ लीजिएगा। नीति में क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनका ये फुल फॉर्म है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक जो था ये बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। कभी कभी आप एग्जाम में ये भी आ जाएंगे कि बहादुर शाह जफर कौन, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो है कौन, तो द्वितीय जो आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा, द्वितीय। आपको बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था। तो मयूर सिंहासन जो था ना, बहुत ही बेशकीमती था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इसमें बहुत ही कीमती हीरे पत्थर सब लगाया गया था। और साथ साथ में जो ये मयूर सिंहासन को ले गया था, लूटा था दिल्ली से, इनके साथ कोहिनूर हीरा को भी ले गया था। मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ ले गया। कौन ले गया,
ये ले गया आपका नादिर शाह ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह ले गया, ये दिल्ली को में आक्रमण करके, ठीक है, ये दिल्ली में था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका आ जाइए। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा जाता है? जो सिख के गुरु थे, सिख के कितने नंबर के गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। सिख के 10वें गुरु थे और क्या थे? अंतिम गुरु थे। सिख में 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो कि खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने ही किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था 1699 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो सांची का स्तूप जो है ना, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो कब किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये भी मैं बताऊँगा आपको। पहले इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि 1989 में ये सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। अब सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप जो है ये आपका है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और ये भारत का नेपोलियन जो है किसने कहा था? तो एक आपका इतिहासकार था, कौन? तो यहाँ पर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और ये गुप्त वंश से संबंध रखते हैं और गुप्त वंश के चौथे शासक थे। कौन थे? चौथे शासक थे। ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चौथे शासक थे। और ये आप एग्जाम में आ सकता है कि कौन से वंश से संबंध रखते थे? ये तो थे तो गुप्त वंश से। कौन से है? तो गुप्त वंश से। ये तो आपके लिए एग्जाम में आ जाते हैं, आप लोगों को पता भी है। तो ये सारे पॉइंट हैं आप लोगों के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ना, ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा देहरादून। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। क्या है? उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं और इससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन जो है ना, ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था बंगाल का विभाजन। और ये कब हुआ था? ये आप एग्जाम में आते हैं। तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत के महान न्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? अब महान न्यायवादी किसे कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान न्यायवादी कहते हैं। तो इनका जो स्थापना होता है किसके द्वारा होता है? तो इनका स्थापना होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जो है ना, किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? महिला मुख्यमंत्री जो है ना, पहली महिला। अब तो ये राज्य का दिया गया है, ये भारत का पहला मुख्यमंत्री महिला में कौन थी? ये भी आपका यही क्वेश्चन है। और ये कौन से राज्य का बना था मुख्यमंत्री? तो ये बना था आपका उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ये सुचेता कृपलानी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन मिलेंगे साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो साइंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका मैथ का सेक्शन आएगा और साथ साथ में
अभी तक आपने क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो समझ सकता हूँ कि मेरा मेहनत बेकार है और आप लोगों को क्लास अच्छा लग नहीं रहा है। इसीलिए क्लास को अभी आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, सब में आपको काम आने वाला ये आपके क्लास हैं, ठीक है। साथ साथ में आप वीरपथ का एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके आपका आएगा, ठीक है, और उसमें जाकर टी आर्मी का टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो आगे दिया गया है कि दांतों का इनेमल किससे बना होता है। देखिए, दांतों का इनेमल जो बना होता है ना, ये बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से। क्या से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ना, सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे बॉडी में। अगर बोलेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है हमारी बॉडी में, तो कैल्शियम फॉस्फेट ही है, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक कौन है। पौधे में लचीलापन जो प्रदान करता है ना, ये किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो लचीलापन होता है ये होता है कोलेकाइमा के द्वारा, कोलेकाइमा के द्वारा। चलिए, आगे दिया गया है कि थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सा है, तरल धातु कौन सी है, जो कमरे के तापमान पर भी वो तरल अवस्था में ही रहता है। तो कौन सा धातु है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, पारा जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में है आपका त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। त्वचा के सबसे ऊपरी परत जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? तो त्वचा के ऊपरी परत सबसे जो कहलाता है ये एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये काम करता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन काम करता है, यानी कि इसमें प्रकाश का यूज़ किया जाता है। प्रकाश के माध्यम से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलिए, आगे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये पास के वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है आपका मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि दूरदृष्टि दोष की क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं, पास के वस्तुओं को नहीं देखते हैं, ठीक है। और इसको जो दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है? पहले तो ये देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है। ये जो यूज़ किया जाता है अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और साथ साथ में दूरदृष्टि दोष जो होता है ना, यहाँ पर अगला मैं कहता हूँ, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष जो होता है ना, ये आपका जो होता है ना, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का? तो अवतल लेंस का उल्टा क्या होता है? तो उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। और इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन। तो हृदय से जो आपका जो शुद्ध रक्त निकलता है ना, बॉडी का अलग अलग पार्ट में कौन सा पहुंचाता है, कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा धमनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है। यानी किडनी अगर फेल हो जाएगा तो कौन सा उपचार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका डायलिसिस किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि फलों का स्वाद शर्करा किसके कारण से होता है। शर्करा के कारण मीठा होता है। फलों का स्वाद में जो मीठापन पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन में आ जाइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। और इसका साइन क्या है? इसको साइन जो है ना, प्रतीक जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रतीक इसको ए से नोट करते हैं। जहाँ ए लिखा रहेगा समझ लीजिएगा एम्पियर है, ठीक है ना। अब यहाँ वोल्ट जो है ना, तो वोल्ट किसको मापता है? तो वोल्ट मापता है विभवांतर को मापता है। क्या है? विभवांतर को मापता है वोल्ट। साथ साथ में इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। और ओम किसको मापता है? तो ओम जो है ना, ओम का किसका ऐसा मात्रक है? तो ओम जो है ना प्रतिरोध का है। किसका है? प्रतिरोध का है, ठीक है ना। प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो आपका रेजिस्टेंस कहा जाता है। किसका कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट इसमें और पॉइंट है आपका कि कूलॉम जो है ना किसका ऐसा मात्रक है? तो कूलॉम जो है ना ये विद्युत आवेश का है। किसका है? तो विद्युत आवेश का है। यहाँ पर इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर विद्युत आवेश का है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि स्टोमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में जो पाया जाता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि न्यूटन के गति को प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम जो करता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि सिरका का प्राथमिक घटक कौन सा एसिड होता है? सिरका के बारे में आप बहुत सुने होंगे। तो सिरका जो है ना ये होता है आपका एसिटिक अम्ल का क्या होता है? घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले पार्ट में आपको मैथ का सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेरे से पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ पर वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ के सेक्शन में, जो कि 15 क्वेश्चन है आपका। और मैथ आपका ऐसा सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है। यहाँ पर इसमें आप 100% श्योर होकर आप आंसर कर सकते हैं। देखिए जीके और जीएस में थोड़ा सा डॉट भी आपको हो सकता है, लेकिन मैथ में आपका 100% आंसर श्योर होता है। इसलिए मैथ पर जब आप लोग फोकस ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आगे आ जाइए और पहले क्वेश्चन को लगा लीजिए मेरे साथ में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और सी ए मिलकर, मैं यहाँ लिखते भी मैं चलता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। और यहाँ पर सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी प्लस सी मिलकर उसको 15 दिन में करता है। क्या है? बी प्लस सी में मिलकर उसको 15 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर ए 2 बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए बी भी यहाँ पर 2 बार आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए सी भी आपका क्या आ गया? 2 बार आ गया आपका। यानी काम क्या है? यानी कि 2-2 बार करके दे दिया गया है। और सभी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिएगा और यहाँ पर 2 रख दीजिएगा। यहाँ पर क्यों 2 मैंने क्यों करा यहाँ पर? क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ठीक है ना। अब यहाँ तीनों को जोड़ लीजिए। मैं तीनों को जोड़ा हूँ ना। यहाँ पर 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/15 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया कि ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। अगर यही बात कहता कि 2 दिन का काम कितना होगा ए और बी का, 2/12 कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही करते करते उनका 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12/12 हो जाएगा। काटे कितना हो जाएगा? 1। तो टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे ना तो टोटल काम को 1 माना जाता है। इनका यही कारण होता है। बाद में इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हो मैं इस तीनों का एलसीएम कितना है? 12, 20 और 15 का जो आप एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 होने के बाद क्या करेंगे आप? यहाँ पर
देखिए 12 पंचे 60, इसमें गुण भाग लगा दीजिए, जितना आएगा उसे गुना कर दिए ऊपर में, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर दूँ, यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर कि 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 20 दिया 60, 3 हो जाएगा, और 15 चौका 60, तो यहाँ 4 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 60, बराबर कितना हो जाएगा ये आपका बराबर में 5 3 8 4 12, 12 बटा में क्या हो जाएगा 60। अब काट कितना हो जाएगा, 1 बटा में 5 हो जाएगा, 12 का 12, 12 पंचे 60, यानी कह सकता हूँ मैं कि 2 × में a + b + c बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटा में 5 हो जाएगा। अब 2 को इस तरफ करेंगे ना, 2 को इस तरफ करेंगे तो क्या ऊपर में अब कुछ नहीं बटा में 1 है, अब इसको तो उल्टा हो जाएगा इस तरफ आकर, a + b + c मिलकर 1 बटा में 5 गुना में 1 बटा में 2 हो जाएगा, यानी 1 बटा में 10। जिस तरह से मैंने इसको उल्टा किया था ना, अब यहाँ पर उसको क्या कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 10, ये 10 दिन हो जाएगा आपका आंसर। बस आपका आंसर क्लियर हो गया, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर किस में दिया गया है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए, और वीडियो को जहाँ लगे आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन पर आप लोग डाउट मत करिएगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ही आसान है। देखिए आपको आसान तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, आपको नहीं तो सारे क्वेश्चन मुश्किल ही लगेंगे, या जीके जीएस मैथ कुछ भी हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया आपका कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए लंबा तार है ना, इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो परिधि पहले निकालना पड़ेगा। देखिए परिधि यानी कि वृत्त गोलाकार है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है वृत्त की परिधि। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अब लंबा तार है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1 मीटर। मैं यहाँ करता हूँ 1 मीटर करता हूँ यहाँ पर। अब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर में 1 बटा में 2π हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। इसका रेडियस r क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका होता है πr²। क्या होता है, पाई 2 नहीं होता है यहाँ पर, πr² होता है। मैं इसको तो हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर इसको, ठीक है। क्या होता है कि πr² होता है आपका, तो यहाँ पर r तो चाहिए ना, तो r का वैल्यू तो निकल गया आपका, 2π निकल गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² है। तो पाई को मैं पाई छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब r दिया गया है ना, तो 1 बटा में 2π गुना में 1 बटा में 2π। ऐसा मैंने क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि r 2 बार है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है ना, ऑप्शन में पाई का वैल्यू दिया गया है, इसीलिए मैंने पाई का वैल्यू को 22/7 नहीं किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, ऊपर में तो 1 ही रहेगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 2 दूना में 4π, तो 4π यानी कि 1 बटा में 4π हो जाएगा आपको आंसर। 1 बटा में 4π किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन आपको इसमें बस क्या था, समझना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। टायर कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, यानी वृत्त में आपको आगे क्वेश्चन आ गया आपका। एक टायर की त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर और 50 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में दूरी कितना तय करेगा, जितना उसका क्या रहेगा, इसका चक्का रहेगा, ठीक है। जितना टायर रहेगा उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा दूरी ना, यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ देखिए यहाँ से शुरू करेगा और इतना इतना करते करते इतना दूरी चलेगा जितना उसका चक्का का परिधि रहेगा। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक चक्कर में कितना चलता है ना, देखिए 2πr होता है वृत्त की परिधि। क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, 2πr होता है। तो 2 × में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, r तो दिया ही गया है, त्रिज्या दिया ही गया है 7, तो 7 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 22 दूना में 44 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका एक चक्कर में। तो 50 चक्कर में कितना लगाएगा, 50 चक्कर में कितना लगाएगा आप जान सकते हैं। यहाँ पर एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर है, तो 50 चक्कर में कितना लगाएगा, 50 से गुना कर दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको दिया गया है सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि देखिए आपका त्रिज्या सेंटीमीटर है मैंने, हाँ, तो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है आपका मीटर में, तो ये भी आपको देखना चाहिए आपको, ठीक है ना।
अब ये तो सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, जितना आपका सेंटीमीटर आएगा ना उसमें आप 100 से भाग लगा देंगे तो आपका किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा आपका आंसर। यही आपका आंसर है। अब काट दीजिए यहाँ पर 50 दूना में 100 और 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 में हम 44, यानी कि 22 मीटर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि अपने एग्ज़ाम में आप जब भी बैठेंगे ना तो मेंसुरेशन के कम से कम जितना फार्मूला आता है ना, वैसे तो मैथ में जितना ज़्यादा फार्मूला होता है सभी को प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन स्पेशली मेंसुरेशन को जो आप लोग मेंसुरेशन का फार्मूला आप याद करके जाएंगे ना, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्टली फार्मूला ही क्वेश्चन आते हैं मैथ के सेक्शन में, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपया प्रति माह है। ये औसत आय है, ठीक है ना। यदि प्रबंधक की आय भी जोड़ दी जाए तो औसत 2000 हो जाता है। अब क्या हो गया, औसत 2000 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक लोग बढ़ गया, प्रबंधक बढ़ गया। तो बोल रहा है प्रबंधक की आय कितना है, औसत आय नहीं, और आय कितना है, कितना इसका इनकम है। तो इस क्वेश्चन को पहले ये देख लीजिए। अब 20 श्रमिकों की यहाँ पर आय दिया गया है ना, 20 श्रमिकों की आय दिया गया है, औसत आय दिया गया है। इसका कुल आय कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 20 श्रमिकों की जो कुल आय निकालेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 20 श्रमिकों का कुल आय कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुल आय निकालेंगे, 1900 इसका औसत है, इसमें 20 से गुना कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका कुल आय निकल के आ जाएगा 19 गुना में 38, यानी कि 38,000 हो जाएगा इसका कुल आय। अब क्या है, प्रबंधक की जब जोड़ लेंगे ना तो 20 लोग था, अब कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग ये और 1 लोग ये। अब 21 लोगों का कितना हो जाएगा, 21 श्रमिकों का कुल मिलाकर कुल आय कितना हो जाएगा, कुल आय कितना हो जाएगा ये प्रबंधक को मिलाकर। अब औसत हो गया 2000, लेकिन इसका अब कितना संख्या हो गया, 21 हो गया ना, तो यहाँ पर 21 से गुना कर दीजिए तो क्या निकल के आपको आ जाएगा, 21 गुना में 42,000। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ क्यों हो गया, अब यहाँ से यहाँ क्यों हो गया, इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि प्रबंधक की आय जुड़ गया है ना। तो प्रबंधक की आय कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर प्रबंधक की आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,000 में से क्या कर दीजिए आप लोग 38,000 को घटा दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, 4,000 निकल के आ जाएगा, जो हो जाएगा प्रबंधक की आय, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए, किसका आयतन, ये एक वर्ताकार बेलन है। अब बेलन सिलेंडर है ना, तो पहले तो ये देख लीजिए कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, बेलन का आयतन का। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, आर चाहिए यानी कि रेडियस चाहिए, जो आपको दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर, और हाइट भी चाहिए यानी ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई भी दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर तो 22 में 7 करता हूँ, यहाँ पर गुना में रेडियस दिया गया आपको कितना, 7 दिया गया, 7 गुना में 7 हो जाएगा, गुना में हाइट दिया गया है 15। डायरेक्टली आप आंसर निकाल लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, और यहाँ गुना 15। अब कितना गुना कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 चौका 60, हाथ में 6 हो जाएगा, 15 15 225, यानी कि 231 हो जाएगा आपका यहाँ पर 221, 15 15 225 231, यानी कि आपको यहाँ पर 2310 हो जाएगा आपका आंसर। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। बस आपका आंसर निकल के आ गया। इसमें मेन क्या था आपका, इसमें आपका था मेन था फार्मूला, जो कि दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच, किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है बेलन का आयतन का। किसका, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बोलें या फिर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बोलें। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका कि एक आयताकार क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन भी नहीं आया। यहाँ पर एक आयताकार क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आयताकार
क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 560 दिया गया है, और उसका भुजा दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ चलिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं आया, यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, तो इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि ए रेक्टेंगल हैज़ एरिया 560 सेंटीमीटर और वन साइड इतना है। तो आपको बोल रहा है इसका पैरामीटर निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर, यानी कि आयत का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। किसका फार्मूला होता है ये, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। किसका, आयत का परिमाप, यानी कि लेंथ प्लस में चौड़ाई, यानी कि पैरीमीटर। रेक्टेंगल का पैरीमीटर के क्या होता है, यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, यानी रेक्टेंगल का आपका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो मुझे दिया ही गया है 560 दिया ही गया है मुझे, और उसमें से मुझे एक भुजा दिया गया है 20, मैं यहाँ मान लेता हूँ 20 आपका दिया गया है। तो 20 दूसरी भुजा निकाल लेंगे यहाँ पर ना 560। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 560 बटा में कितना हो जाएगा 20, 0 काट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर क्या हो गया दूसरा भुजा, यानी कि देखिए यहाँ पर पहली भुजा हो गया 20 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा आ गया 28। अब इस पर फार्मूला पर लगा दीजिए, यहाँ पर फार्मूला से आप निकाल जाएंगे परिमाप। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में लंबाई है आपका 20, चौड़ाई है आपका है 28, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 20 8 48 हो जाएगा, यानी कि 48 गुना में 96 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए यहाँ पर। देखिए क्लास को लास्ट तक नहीं देखेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो मैं इतना लेंदी क्लास नहीं बनाऊँगा, मैं छोटे छोटे क्लास बनाऊँगा, ठीक है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, अपने आप को पूरा टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिए, कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, यानी कि रेडियस दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी मैंने जस्ट बताया था, अगर नहीं पता है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटा में 7 गुना में आर स्क्वायर, तो आर मुझे कितना दिया गया 28 मुझे दिया गया है, 28 गुना में 28। अब यहाँ पर 7 चौका 28, यानी कि 22 गुना में 4 गुना में 28। अब सॉल्व करके जितना आएगा ना आप लोग कमेंट करिएगा इसका, ठीक है ना। चलिए मैं कमेंट इंतजार करूँगा कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कमेंट करने के लिए। और साथ साथ में अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी सिटी से आप क्लास को देख रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखने का समझने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमावदार है, घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगेगा लेकिन बनाने में थोड़ा किसी को मुश्किल लग सकता है। अब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ मैं, इस पर लॉस कितना उसको हुआ है, तो 75% का लॉस हुआ है, यानी कि 75 बटा में 100 का लॉस हुआ है। अब इसका क्या निकल जाएगा, इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए लॉस कितना उसको हुआ, तो कॉस्ट प्राइस में से अगर हम 6800 को घटा देंगे ना तो क्या निकल जाएगा, ये मैंने क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस का यानी क्रय मूल्य का 75% क्या है, लॉस है ना, 75% लॉस है ना। तो किस पर, तो क्रय मूल्य पर ही लॉस होता है ना, तो ये तो लॉस निकल गया। और लॉस बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटे में विक्रय मूल्य होता है। ये तो विक्रय मूल्य आपको दिया ही गया है, तो क्रय मूल्य पता नहीं है आपको, यहाँ पर विक्रय मूल्य पता है आपको, विक्रय मूल्य यहाँ पता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब उसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 या 75, 2500 का में 100, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 3 बटा में 4 बराबर में कॉस्ट प्राइस माइनस में 6800। देखिए मेन जो पॉइंट आपका है ना इस क्वेश्चन में, आपको यही पॉइंट है, आपको यही समझना है, आपको मैंने कैसे बनाया है इसको, ठीक है ना। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा आप लोग, मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन का मैं दोबारा फिर से लाऊंगा समझाने के लिए। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, क्वेश्चन बटा में 1 कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये 3p हो जाएगा ना, 3 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 4 से गुना करूँगा तो 4 कॉस्ट प्राइस, और माइनस में कितना हो जाएगा 0 0, 8 का 32 का 2 हाथ में 3, और 6 चौका में 24 और 3 27। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा इस तरफ कर दूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा इस तरफ कर दूँगा। अब ये माइनस में है ना, तो ये प्लस में आपको आ जाएगा इस तरफ में, और ये 3p जो प्लस में है यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। तो 4p में से क्या घट जाएगा, 3p घट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस बच जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा 27,200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया गया है। यही आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि दिए गए क्रम में रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा ये आपको देखना है। अब इसमें देखिए डिफरेंस कितना का है, इन दोनों में डिफरेंस देख रहा हूँ 2 का है, इसमें भी आपका 2 का दिया गया है, इसमें भी आपका डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी क्या हो जाएगा डिफरेंस 2 का ही। 45 में आप 2 जोड़ दीजिए, 45 प्लस 2 यानी कि 47 आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 175 में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, 175 से पहले एक वर्ग संख्या निकालना पड़ेगा और एक बाद का निकालना पड़ेगा। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और ये नंबर जो है ना इन दोनों के बीच में आता है 175। इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यानी कि 175 माइनस में 169 हो जाएगा, घटाया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि एक संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए संख्या में जो संख्या यहाँ पर दिया गया है उस संख्या में वही संख्या जोड़ते हैं। जैसे संख्या में मान लूँगा कि x मान लूँगा, अब x में x जोड़ दिया और उसमें 5 जोड़ दिया, तो क्या निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। तो संख्या बोल रहा है क्या है, अब x का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर ना, x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे ना, यानी घट जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका 17 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, काट कितना हो जाएगा 6, यानी संख्या निकाल क्या आ गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन गौर से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप देखिए दूरी दिया गया है मीटर में, ठीक है, और टाइम दिया गया है सेकंड में दिया गया है, लेकिन पूछ रहा है आपका मीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको क्या बताया था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपका, गति निकालना पड़ेगा, यानी कि चाल निकालना पड़ेगा। तो गति का फार्मूला क्या होता है, गति या फिर चाल बोलें तो क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है 140 मीटर, और यहाँ दिया गया 18 सेकंड। अब आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगा ना, लेकिन इसमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं इसको अभी मैं चेंज कर देता हूँ, 140/18 और गुना में कितना हो जाएगा, गुना में आपका हो जाएगा आपका 18/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 कट जाएगा, अब 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 2 9 40, यानी कि 28 निकल के आपको आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में है। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 70% लड़के हैं तो 30% क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा ना। तो लड़कियों की संख्या तो मुझे दिया गया है, यानी कह सकता हूँ कि 30% बराबर क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है ना। तो 70% बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसको आप जैसे सॉल्व करना सॉल्व कर दीजिए।
30% बराबर में इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर में 255 बटा में 30 हो जाएगा। 70 बराबर क्या हो जाएगा, 255 गुना में 70 बटा में 30। यही आपका काट के आंसर निकल के आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करना है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कई सारे तरीके हैं। इतना रख कर आप इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, बटे में ये कर दीजिएगा, तभी आपको आंसर वही कट के आ जाएगा। अब 3 से मैं काट रहा हूँ ना, 3 दिन कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, यानी 85 गुना में 7 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 7 5 35 में 3, 68 56 3 आपका 59, 595 आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए में निकल के आ गया है। तो अभी का क्लास जो है ना मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इस क्लास में कितने क्वेश्चन बने हैं ना आप मुझे कमेंट करिएगा, और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि और भी बच्चे को हेल्प हो सके। और मैं पहले कहता हूँ कि ये टीए आर्मी के लिए स्पेशल है, बाद बाकी आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सब में आपको पूरे ये हेल्प होने वाला क्लास है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।